औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। और अब हम अपने फिज़िक्स की जो हमारा जो 10वीं क्लास की बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज हमारा उसका 7वां लेक्चर है। और 7वां लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पुरानी जो कहते हैं आदत के मुताबिक हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करेंगे, हमने पीछे पढ़े, और उसके बाद हम मज़ीद आगे चलने की कोशिश करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने, इससे पहले हम बेसिक्स ही करते आए हैं, तो कल के लेक्चर में हमने कुछ बुक से कुछ चीज़ें उठाई थी। आज हम उनको दोबारा से ज़रा देख लेते हैं क्या कुछ था कल, और फिर हम आगे चलते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन को कल हमने डिफाइन किया था। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, यही था ना? वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया था। मैंने बुक के ऊपर आपको उन्होंने ये डेफिनेशन दी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स मतलब होगी का, लेकिन है क्या, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा तो ये चीज़ बनती है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है, मतलब ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कितनी कंडीशंस को? दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 1 के दौरान मोशन या हरकत के दौरान या ड्यूरिंग द मोशन बॉडी जो है उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात भी करनी पड़ेगी और डायरेक्शन की बात भी करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर हमने दोनों की बात कर दी। सो दैट सॉर्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ दैट टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड शॉर्ट फॉर्म इज एसएचएम। फिर सवाल बता दीजिए, हम कब कहेंगे कोई सिस्टम जो है या किसी सिस्टम को कितनी बातों को पूरा करना जरूरी है, या किसी सिस्टम को सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए किन किन शर्तों पर पूरा उतरना पड़ेगा, कौन कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, या कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये कुछ necessary conditions for performing a body simple harmonic motion. The first condition is the body, the system should have restoring force. कल इस पे हमने बात की थी, मैंने बताया था जो restoring force आगे बेटा आज इसकी definitions भी आ रही हैं इंशाल्लाह। तो restoring force है क्या कि ये एक ऐसी force है जो किसी भी oscillating body को या vibrating body को always pull करती है या push करती है उसको towards the mean position। ये होगी आपकी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के पर्सपेक्टिव में या वाइब्रेटरी मोशन के पर्सपेक्टिव में। लेकिन आमतौर पर रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरलाइज्ड डेफिनेशन जो मैंने जैसे कहते हैं इंटरनेट पे गूगल पे भी देखी, तो मुझे जो मैक्सिमम जो उसका डेफिनेशन के अंदर जो कहते हैं ना एक लबे लुबाब नजर आया वो ये था कि एक ऐसी फोर्स जो ऑलवेज कोशिश करे, द फोर्स व्हिच टेंड टू मूव द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल शेप और स्टेट, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ? ये फोर्स जो है ये टेंड करती है, कोशिश करती है कि बॉडी को उसकी असली हालत में वापस ले जाए। समझ आ रही है? दैट फोर्स मतलब उसका साइज अगर चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, तो इस फोर्स की ये कोशिश होगी कि बॉडी किसी तरीके से अपनी असली हालत में वापस रिस्टोर हो जाए। सो देयरफॉर बिकॉज़ दिस फोर्स टेंड्स टू रिस्टोर द बॉडी, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स। बाय नेम इट इज ऑब्वियस। देन सेकंड इज इनर्शिया। उस बॉडी से जो सिस्टम है उसका इनर्शिया भी होना चाहिए। क्लियर हुआ? इनर्शिया की डेफिनेशन भी हम कर चुके हैं। इट इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ द बॉडी दैट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडी, इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद हुक्स लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि जो आपके डीफॉर्मिंग फोर्स और डीफॉर्मेशन, क्या डीफॉर्मिंग फोर्स और डीफॉर्मेशन में क्या लिंक है, तो ये लॉ में बताता है कि जितनी आज जैसे जैसे आप डीफॉर्मिंग फोर्स के बढ़ाते जाओगे डीफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे वो शेप में हो। तो ये कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और याद आ रही है, और द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग पे उतनी ज्यादा एक्सटेंशन पैदा होगी। प्रॉब्लम किसी को? फिर बेटा हमने दो प्रॉपर्टीज जो वाइब्रेटरी मोशन अगर ये दो प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर ले तो वो बन जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने इनकी कल थोड़ी सी इनके बारे में बात की। प्रॉब्लम किसी को? फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। मैंने बताया था कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम की मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बॉल और बाउल सिस्टम की मोशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज का हमारा एम जो है वो क्या करना है, आज का हमारा एम, हमारा मकसद ये है कि हम लोग मास स्प्रिंग सिस्टम जो है उसकी मोशन को प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और उसी के साथ आज छोटा सा लेक्चर होगा, बिल्कुल थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे,
तो लेक्चर खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। तो मतलब सादा सी बात, कल भी मैंने कहा था कि 2 लॉ आपको रिकॉल करने, हुक्स लॉ कल मैंने बता दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कोई बच्चा आप में से मुझे बता दे। मैंने नेट वो सारे फोर्स एक्ट होने बॉडी क्या होगा, एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब मैं ये पूछ लूंगा एक्सेलरेशन क्या होता है। एन एक्सेलरेशन अंडरलाइन कर रहा हूं, इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी in the direction of force, in the body in the direction of, मतलब ये बना के फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने बताना जी द of acceleration, that is a यहाँ डाल देंगे, is directly proportional to the force and is, अब we can say and A is, our acceleration is inversely, inversely proportional to the mass of body. So this means Newton's second law of motion states that, ठीक है, यहाँ लिख देना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन second law of motion states that, so this is the second law. हुक्स लॉ हमने कल देख लिया था कि deforming force is directly proportional to the extension produced in the body. के stress is directly proportional to strain within the elastic limit. यहाँ से elastic limit की बात हुई थी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा पूछिए, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बेटा अब हमने यहाँ अंडरलाइन किया कि ये एक्सेलरेशन क्या है, फिर मैं बात कर दूंगा इलास्टिक के बारे में, फिर ये फोर्स क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब दिला सकते। एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, समझ आया इन चीजों? अगर है तो मुझे बता दें, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या मतलब है रेट ऑफ चेंज? और टाइम रेट ऑफ चेंज है द चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटे वेलोसिटी क्या होती है, ये पता है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, displacement covered by a body in unit time. What is displacement? Displacement क्या था? The shortest distance between Directed from initial position towards the final position. अब याद है कि displacement क्या है? This is the shortest distance. The shortest distance that is
directed from initial position to final position. That is directed, मतलब ये vector quantity है from initial position to final position is called what is called displacement. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, या इसको चेंज इन पोजीशन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी की पोजीशन ये है, इनिशियल बॉडी यहाँ से चल के यहाँ पहुंची, तो दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा. फर्स्ट जो r1 है ये r2 क्या है, मतलब दिस द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, दिस इज द सेकंड पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन में चेंज आया, ये जो चेंज आया, दिस डेल्टा r, that is r2 minus r1 final minus initial, the change in position r2 minus r1, this is the delta r. ये change in position जो आ रहा है बेटा उसको, but it is directed from initial to the final position at the minimum distance. समझ आ रही है, क्लियर हुआ. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब बेटा याद रखो, आपके पास अगर एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरी बॉडी इसके पास से या तो इसके करीब आ रही है या इससे दूर जा रही है. अब बेटा आपने ये देखना कि ये बॉडी कितना तेजी के साथ, हाउ क्विकली और स्लोली द डिस्टेंस इज चेंजिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज. ये कितना तेजी से एक दूसरे के करीब हो रहे हैं या कितना तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं इन द स्ट्रेट पाथ. बात समझ आई नहीं आई? तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. वेलोसिटी हमें ये बताएगी कि इन 1 सेकंड, इसमें 1 सेकंड में ये बॉडी इसके कितना करीब हो जाएगी, ठीक है, या ये बॉडी इससे कितना दूर हो जाएगी. समझ आ रही? इन 1 सेकंड how much distance or how much displacement will a body will cover. बात समझ आ रही है कि दोनों बॉडीज के दरमियान जो सेपरेशन है वो 1 सेकंड में कितनी डिक्रीज हो जाएगी या कितनी इंक्रीज हो जाएगी. मेरी बात समझे नहीं समझे? इधर डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, how the distance between two bodies will change in 1 second. हो सकता है बॉडीज एक दूसरे के करीब हो रही हो सकता है दूसरे से दूर हो रही हो, but in 1 second how quickly or how slowly the distance between two bodies is changing. अब हमने जब क्विकली और स्लोली की बात करें, जिसमें हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा इन 1 सेकंड, देखो ना, जब क्विकनेस और या फास्टनेस या स्लोलीनेस की बात आ जाए तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम. इन 1 सेकंड दोनों बॉडीज के दरमियान में सेपरेशन जो है वो इंक्रीज करे डिक्रीज करे, पर कितना तेजी के साथ कर रही है. तो वी विल हैव टू एसोसिएट द टाइम कंपोनेंट विद द डिस्टेंस. वी विल हैव टू टेक द रेशियो. तो ये जो वेलोसिटी है आपकी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड. ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी. क्लियर है? अब एक बात ये है, अब जरूरी तो नहीं है कि एक बॉडी अगर एक पॉइंट से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब समझ है कि 1 सेकंड बाद इस पॉइंट और इस बॉडी में जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर बढ़ जाएगा. अगले 1 सेकंड में भी कितना बढ़ जाएगा, 20 मीटर बढ़ जाएगा. उससे अगले सेकंड में कितना बढ़ जाएगा. अब बेटा जरूरी तो नहीं है कि बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से मूव करती हो. मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये बॉडी जो है इस पॉइंट पे थी पहले, तो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ से पीछे से एक डोगी पीछे लग गया. ये कोई बच्चा यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हम सपोज कर लेते हैं कि बच्चा 20 मीटर पर सेकंड से भाग सकता है. ठीक है, यहाँ पीछे से अगर डोगी उसके पीछे लग जाए तो वो क्या करेगा फिर? और तो 20 से हो सकता है वो 30 तक चला जाए. समझ आ रही है? लेकिन यकदम 30 नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा. क्या लगेगा? कुछ वो यहां से भाग रहा था, यहां उसकी वेलोसिटी 20 थी, इस पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया. और चेंज को किस चीज की जरूरत है? टाइम की जरूरत है. समझे नहीं समझे? तो ये चेंज आ रहा है किसमें? मोशन में, वेलोसिटी में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन 1 सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया? दैट चेंज इज नोन एज द एक्सेलरेशन.
समझ आया? इसको इस तरह भी कर अगर हम गाड़ी को रेस देते हैं ना, वो रेस ही असल में गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रही होती है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही होती है। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट इधर चेंज इन मोशन इन 1 सेकंड। मोशन क्या वेलोसिटी, तो मोशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड, दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मोशन बिकॉज़ ऑफ सम फोर्स, सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? अब ये फोर्स क्या है? जी, फोर्स की डेफिनेशन अगर रिकॉल करवा दें तो हर चीज अच्छे तरीके से डिफाइन करके आगे जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत फायदा होगा। एन एजेंट, ये कामिल है, ठीक है। एन एजेंट दैट टेंड्स टू चेंज, मूव नहीं करेगा, मूव नहीं, चेंज प्रोड्यूस करेगा। एन एजेंट दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस। नंबर 1 tends to change or changes what? The number 1, the state of motion. State of motion or motion, मतलब इलास्टिक को 20 से कहाँ ले गया आगे बॉडी, मतलब इलास्टिक को बढ़ा दिया या कम कर देगा, मतलब आप फोर्स आपको लगाते, ब्रेक लगाते, आपके बच्चा आ गया तो 20 से 0 पे जाना पड़ता। तो चेंज हमेशा इंक्रीमेंट में नहीं होता, डिक्रीज भी कभी आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, which time to change or changes what? The state of motion, the size, the shape, etc. of a body. It's called force, ठीक है। आप सादा सी बात, कुछ लोग आपको ये भी इसकी डेफिनेशन बताएंगे, the push or pull। is called force। तो ये डेफिनेशन जिसे चेंज और टाइम टू चेंज, मतलब ये क्या कुछ कर सकती है, मोशन में चेंज लेके आ सकती है, शेप में चेंज लेके आ सकती है, साइज में चेंज लेके आ सकती है, इस तरह के काम की फोर्स करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? वापस चलते हैं जी। तो यहां तक हमने बात की थी। अब बेटा आपको पता है कि फोर्स यहां जो, क्योंकि हमने बात ही लॉ ऑफ मोशन की है, तो अब की जो हमारा एजेंट होगा, जो नेट फोर्स होगी, वो क्या करेगी, वो बॉडी की मोशन में चेंज लेके आएगी। अब जो बॉडी की मोशन में आने वाला चेंज, दैट इज द एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज ए लिंक बिटवीन, एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच, दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच the change in one quantity produces a change in the other quantity, या ये कहते हैं that type of relationship between two physical quantities in which if a quantity increases by 1 unit, other quantity also increases by a certain ratio। समझ आ रही है? एक ऐसा लिंक कोई सी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में, जिसमें अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी एक स्पेसिफिक रेट से इंक्रीज करे, अगर एक चीज डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी एक स्पेसिफिक रेट से डिक्रीज करे। दैट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बट दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू related physical quantities in which if a quantity increases by 1 unit, the other quantity also increases by a certain rate, is called, that is called the direct proportional relation। ठीक है, दूसरी कम, पहली कम हो तो दूसरी भी कम होगी एक खास रेशो में, पहली बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी एक खास रेशो में। दिस सॉर्ट ऑफ, मतलब फोर्स बढ़ाने से चेंज इन मोशन भी बढ़ जाएगा, फोर्स को कम करने से चेंज इन मोशन भी कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? और दूसरा क्या बेटा, जिस डायरेक्शन में पहला पार्ट बताता है कि when a force is applied on the body an acceleration mean change in motion is produced in the body in the direction of force। तो मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सेलरेशन की होगी। मिसाल के तौर पे एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में,
आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, ठीक है। अब ये फोर्स क्या करेगी, इसकी मोशन में चेंज लेके आएगी, उस चेंज को हम नाम किसका दे देते हैं, एक्सेलरेशन का। तो कहते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, Acceleration. और दूसरा पार्ट क्या कहता है, Acceleration. फोर्स। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, न्यूटन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं जो हमने पीछे लिखा, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज इक्वल टू, दैट इज, हाँ बिल्कुल ठीक है, F इज इक्वल टू M, दिस इज न्यूटन सेकंड, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। क्लियर है जी। अब बेटा कल मैंने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताई थी, तो अब मैंने ये लिख दी, कहता है दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी ही कॉज है किसका, रिस्टोरिंग फोर्स का। फिर इनर्शिया, दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच द बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप और सॉरी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया। अल्टरनेटिव डेफिनेशन दे दी, दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच ए बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब वो रेस्ट की भी हो सकती है, मोशन की भी हो, ठीक है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ, ये क्या, इनर्शियल सॉरी रिएक्शनल फोर्स का सोर्स है। आप एक्शन करेंगे, बॉडी एक्शन रिएक्शन करती है, तो रिएक्शन का कॉज क्या होता है, इनर्शिया होता है। फिर उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स की आपकी बुक से डेफिनेशन ये है, ए रिस्टोरिंग फोर्स पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये उसका काम है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, पुश करती है या पुल करती है। तो नीचे थोड़ा सा अल्फाज को चेंज किया, मीनिंग वही है कि ए फोर्स दैट पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन। ये एक ऐसी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स एक फोर्स है जो क्या करती है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने वाले बॉडी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी को ऑलवेज या तो पुल करेगी या पुश करेगी, किसकी तरफ, उसकी मीन पोजीशन की तरफ। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। वाइब्रेटरी मोशन एक ही बात है। उसके बाद बेटा आपको थोड़ी सी आपको एनिमेशंस दिखानी थी, तो उनकी तरफ चलते हैं। ये जी मास पिंग सिस्टम की जो हम बात है, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। अब mass hanging on a spring. It's in equilibrium. There's no net force on this object. It's not accelerating. Let me just displace it away from equilibrium. अब देखो, जब तक हमने फोर्स नहीं लगाई, वो जिस पोजीशन पे था, वो पोजीशन क्या थी उसकी, मेन पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। मतलब उस पे लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस का जो नेट था वो क्या था, जीरो था। समझ आ नहीं आया। अब जब हम इसको खींच उस पोजीशन से हटा के फेंके, There's no net force on this object. It's not accelerating. अब ये फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये नीचे ले गए उसको, ये उसकी यहाँ पे क्या थी, उसकी मेन पोजीशन थी। अगर समझ आ नहीं आया, अब जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या करेगा ये, Place it away from equilibrium. No, it is. यहाँ मेन पोजीशन थी, उसके आगे पीछे ये वाइब्रेट कर रहा है। Reasonable. It's just about what you would expect. This motion is not all that complicated, although there's some funny forces that are changing with time. This motion, you might call it harmonic motion. It's just repeating itself. If this was an ideal spring and there was no air drag, this motion would continue forever. It would continue to pass back and forth between that equilibrium. समझ आया बेटा? अभी तो यहाँ पे हवा है, लेकिन हमने पीछे एक सपोजिशन की थी कि सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। अगर ये आइडियल केस हो, इसके स्प्रिंग के अंदर भी कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो, मतलब एनर्जी लॉसेस ना हो, आसपास हवा ना हो, तो ये मोशन क्या करेगी, चलती रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी नहीं रुकेगी। समझ आ रही है? ये हुआ वो कह रहे हैं। Point. And such motion is incredibly common in nature. There's so many physical systems that move back and forth from one side of equilibrium through equilibrium back to the other side. Gravity is not essential. You could imagine taking that thing and just laying it down on the table. Here's the unstretched equilibrium length of the string. You pull it out and let go. समझ आया? ये बेटा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, आपने इसको पुल किया, छोड़ दिया, अब ये इसके आगे पीछे करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए कि हमारी डेली लाइफ से चीज हमने उठाई है, ये नहीं है कि कोई आइडियलाइज्ड सिचुएशन को हम कंसीडर कर रहे हैं। What's it going to do? There's a spring pulling it this way. So it starts to move this way, and then it's going to overshoot because when it gets to the middle, it's moving, and at that point there's no force. So it continues to move and squishes the spring. So you don't have to have gravity in the story. You can. This is another example, just like the one I showed you, of something that's just moving back and forth.
the motion here is so important. I mean, anything that's vibrating could be the little crystal in your wristwatch that's vibrating that you use to keep track of time, or a little molecule in a system, an atom in a molecule. There's so many examples from the tiny to the large of things vibrating back and forth, executing this routine. तो ये आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं आपकी डेली लाइफ से कहाँ ये मोशन अगर होती है, कहाँ ये मोशन आपको देखने में मिलती है. Repeating simple motion. So such motion gets a name, so important in nature. I abbreviated SH. So जो नेचर में occur होने वाली जो frequently occur होने वाली मोशन है, this motion is called SHM in short, and S means simple, S means harmonic, and M means motion. And the S stands for simple. Simple means we're going to make a mathematical approximation which is going to describe these systems under ideal conditions. समझ आया सिंपल का क्या मतलब है कि हम इस पूरी की पूरी मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दोबारा से सुन लीजिए. And then in nature you'll often have systems that are really, really accurately described by simple harmonic motion, and it also principally you can have more complicated harmonic motion. The harmonic, that word really just refers to something that's repeating itself over and over again. Harmonic means it will repeat itself. ठीक है? Think of music, and of course musical instruments. There's strings which are undergoing harmonic motion, so there is some connection to the world of music. Simple harmonic motion. How are we going to describe it? How are we going to understand it? Let's just begin with a description. That's the way we usually progress in physics. Let's do the kinematics first. I just want to describe where it is as a function of time, and then we can talk about the forces and the reasons for that motion, the dynamics. What does the motion look like if I graph it? Let me call x the displacement from the equilibrium point. And let me call the equilibrium point x equals to 0. So here would be a graph of the displacement of that little bobbing mass. So here's x. ठीक है जी. अब वापस हम अपने लेक्चर पे चलते हैं. सो बेटा रिस्टोरिंग कोर्स की थी, एक हमने ये मूवी देखी. दूसरा बेटा ये अब आपको थोड़ा सा वापस मैं उसी स्लाइड पे उसी चीज पे लेकर आऊँ. दिस इज द मोशन. ये मार्किंग सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है. वर्टिकल मोशन इट में भी दिस इज द मेन पोजीशन एंड हियर दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन. ये 2 और -2 के दरमियान में आपका जो मार्किंग सिस्टम है, मतलब फ्रॉम 0 to 2 जो है ये मार्किंग सिस्टम की यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा इसका एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है. याद है? यानी अगर मीन पोजीशन की आइदर स्टार्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है दैट इज द एम्पलीट्यूड. तो इसका एम्पलीट्यूड का 2 यूनिट्स का. ठीक है? मीन पोजीशन 0 पे है. क्लियर हुआ? और ये अपनी मोशन को बार रिपीट कर रहा है बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स. क्लियर हुआ नहीं हुआ? सी दिस. सो दिस इज द मोशन ऑफ मार्किंग सिस्टम. आपने क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग का एक एंड जो से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आपने जो है वो फिक्स किया हुआ है और दूसरा आपने मास के साथ जुड़ा हुआ है. और ये जो जो आपका मास है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है एंड आपने क्या किया, मीन पोजीशन से पकड़ा और यहाँ तक खींच के छोड़ दिया. अब ये काम क्या करता है, ये जो मास है ये यहाँ से तरफ को मूव करेगा. अब जब ये यहाँ पे था, इस पे जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस था वो मैक्सिमम था. ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना. फिर ये यहाँ से चलना शुरू, यहाँ तक जाते जाते ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला गया. पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो यहाँ तक वेलोसिटी इसकी बढ़ी है. अब जैसे ही यहाँ से आगे जाएगा जो स्प्रिंग है वो पुश होना शुरू होगा, वो कंप्रेस होना शुरू होगा. तो अब क्या करेगा, उसकी मोशन को रोकेगा, इसकी स्पीड मोशन को डिक्रीज करेगा. तो क्या आस्ते आस्ते रुकते ये -2 पे जाकर रुक जाएगा. लाइक दिस इट विल स्टॉप हियर. है ना? अब यहाँ पे क्यों रुका? बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया. बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे नहीं रुका क्योंकि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी. मास है ना बॉडी का, मास है तो इनर्शिया है. बॉडी रेजिस्ट करेगी इस फोर्स को जो कि इसको रोक रही है और आस्ते आस्ते आगे जाके यहाँ पे रुक जाएगा. फिर यहाँ वापस फिर नहीं यहाँ पे आकर रुकेगा, फिर आगे जाएगा एंड इन दिस वे इट विल रिपीट इट्स मोशन अगेन एंड अगेन. क्लियर हुआ जी?